गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम भगवान जी से उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपने विद्यालय की ये प्रार्थना करते हैं। सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करके अपने विद्यालय की ये प्रार्थना करेंगे। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करके कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में नवभारती पुस्तक के पाठ नंबर 8, जिसका नाम है सबसे सुंदर लड़की, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले हम पाठ के बारे में एक बार फिर से जानते हैं। जैसा कि सबसे सुंदर लड़की पाठ का नाम है, इस पाठ में हर्ष नाम का एक लड़का, कनक और मंजरी नाम की 2 लड़कियां हैं। कनक हर्ष के गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की है जो समुद्र में अच्छी तरह से तैरना जानती है और कनक के अंदर इंसानियत वाले, मानवता वाले सभी गुण विद्यमान हैं। मंजरी हर्ष के पिताजी के रिश्तेदार की बेटी है, जो कि हर्ष के गांव में उनके घर में कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने आई है। लेकिन मंजरी के अंदर कनक के प्रति ईर्ष्या यानी जेलसी, जलन थी। वो हर्ष और कनक की दोस्ती को पसंद नहीं करती थी। इसी घटना पर आधारित ये हमारा पाठ है। इस पाठ से हमें संदेश मिलता है कि हमें किसी से भी जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1, इसमें हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। पढ़ते व लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह इस प्रकार है: वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम, थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय के भावों की जानकारी देने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह, शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह, किसी व्यक्ति के कथन को उसी रूप में लिखने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह लगाएं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें बॉक्सेस दिए गए हैं और इन बॉक्सेस में हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। पहला वाक्य देखिए, वह
दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता। ये एक वाक्य है, लेकिन अभी कहने वाला इसी वाक्य में कुछ और जोड़ना चाहता है, इसलिए वो थोड़ा सा रुकेगा। उसे हम अल्प विराम कहते हैं। देखिए इस तरह से, कोमा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता, कोमा जाल डालता और सीढ़ियां बटोरता। अब यहां पर यह वाक्य पूरा हुआ तो पूर्ण विराम लग गया। बीच में एक वाक्य के साथ कुछ और वाक्य जोड़ने थे तो अल्प विराम लगाया गया। इस तरह से देखिए, जब वाक्य के बीच में रुकना है तो अल्प विराम का प्रयोग, और जब वाक्य पूरा होता है उसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग हम करते हैं। इस तरह से बॉक्सेस में इन विराम चिन्हों को लगा दिया। दूसरा वाक्य, हर्ष ने पूछा। अब ये एक वाक्य है, हर्ष ने पूछा, लेकिन इस वाक्य के साथ कुछ और जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या, अल्प विराम, थोड़ा रुक गए। अब ये हर्ष की बात है, ये हर्ष का कहा हुआ है ये वाक्य है, इसको हमने एज इट इज लिया है, इसी तरह से कहा है। इसको हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, जो ये डबल इन्वर्टेड कोमा होता है। और ये लगता है जब किसी के वाक्य को एज इट इज लिया जाता है, यूं का यूं लिया जाता है। हर्ष ने पूछा, अल्पविराम, अब यहां से डबल इन्वर्टेड कोमा यानी उदाहरण चिन्ह, बाबा, फिर कोमा, बीच में रुकना है। उसके बाद यह किसके लिए बनाया है। अब यहाँ क्या है, प्रश्न पूछा है हर्ष ने अपने बाबा से, तो क्या लगेगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह, और उसके बाद ये यहाँ से शुरू हुआ था, डबल इन्वर्टेड कोमा यानी कि उदाहरण चिन्ह यहाँ से शुरू हुआ था, तो इसको हम बिल्कुल लास्ट में बंद करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा लगेगा। ये उदाहरण चिन्ह होता है, जब भी किसी के वाक्य को, किसी की बात को यूं का यूं कहा जाए तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला वाक्य है, मंजरी सुंदर है ना। ये शब्द कलाकार ने हर्ष को कहे थे, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि मंजरी सुंदर है ना, तो इस बात का जवाब आ सकता है हाँ या ना में, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। उससे आगे 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, ये वाक्य पूरा हुआ तो अंत में पूर्ण विराम। अगला वाक्य देखिए, यह सब आनंद फानन में हो गया। आनंद फानन 2 शब्द हैं जिनको जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन, रात, सुबह, शाम, जो शब्द होते हैं आनंद, फानन, इस तरह के शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में जब वाक्य पूरा होगा तो पूर्ण विराम। अगला देखिए वाक्य, वाह क्या बात है। अब ये जो वाह शब्द है, ये एक आश्चर्य का, एक आनंद का, एक भाव का प्रतीक है। तो इस वाह के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम की तरह एक सीधी रेखा और उसके नीचे एक बिंदु, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। क्या दावत है। अब यहाँ पर क्या आने से क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक नहीं लगेगा। ये बताया गया कि कितनी सुंदर दावत है, क्या दावत है, कितनी अच्छी दावत है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। आप देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, गलत विराम चिन्हों के स्थान पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। इस प्रश्न में कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें गलत विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। हमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखना है। पहला वाक्य है, समुद्र के किनारे एक गांव था। ये पूरा वाक्य है, इसके बीच में किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। अंत में वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम
पक्षी रंग बिरंगी। अब ये दो शब्द हैं, इन शब्दों को जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह लगाया गया है, इसको मैंने डार्क किया। रंग बिरंगी योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए। सीपियों से बना था, ये वाक्य पूरा हुआ, यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया। अगला वाक्य देखिए, हर्ष ने कहा, यह वाक्य हुआ यहाँ पर अल्प विराम, क्योंकि अभी बात कहनी है पूरी, तो यहाँ पर अल्प विराम। अब हर्ष का वाक्य यूं पर हमें लेना है, तो यहाँ पर आएगा दोहरे उद्धरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कोमा। देखिए दो कोमा यहाँ पर लगे हुए हैं। आओ उस छोटी चट्टान तक चले, आओ उस छोटी चट्टान तक चले, ये वाक्य हर्ष ने कहा। अब ये वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पर पूर्ण विराम, और ये जो हमने डबल इन्वर्टेड कोमा यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह लगाए थे, इसको यहाँ पर हमने बंद कर दिया। देखिए इस तरह से आप विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिएगा। अगला वाक्य, हाँ पर तुम्हें किसने बताया, ये वाक्य भी मंजरी का कहा हुआ है, यू का यू लिया गया है, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह, और ये एक प्रश्न पूछा है मंजरी ने हर्ष से, तो यहाँ पर क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये जो दोहरे उद्धरण चिन्ह थे इसको यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। जैसे हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं ना, उसी तरह से ये दोहरे उद्धरण चिन्ह जहां से शुरू होते हैं और अंत में जाकर वो बंद कर दिए जाते हैं। अगला वाक्य, हर्ष ने वह सुंदर सा, यहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी की उपमा बताने के लिए, किसी की विशेषता बताने के लिए। हर्ष ने वह सुंदर सा खिलौना मंजरी को दे दिया, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, सोचिए समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उन्हीं के जैसे हमें शब्द लिखने हैं, यानी इसको हम विशेषण और विशेष्य भी कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3, इसमें हमें कुछ उदाहरण देने हैं जिस तरह के इस बुक में दिए गए हैं। देखिए, गुड़िया जैसी सुंदर, रुई जैसी हल्की, रुई क्या होती है, बिल्कुल हल्की होती है। कोयल जैसी मीठी, कोयल की आवाज कैसी होती है, मीठी होती है। आगे देखिए, हाथी जैसा भारी, हाथी क्या होता है, शरीर में भारी होता है। चीनी जैसा मीठा, चीनी का स्वाद होता है मीठा। रस्सी जैसी लंबी या मजबूत, रस्सी जो होती है वो लंबी भी होती है और मजबूत भी होती है। इस तरह से आप अपनी तरफ से भी कोई यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं इन जगह पर, जहाँ सुंदर, हल्की, मीठी, भारी, मीठा और लंबी या मजबूत लिखा हुआ है। इनमें हम कोई और शब्द भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अब देखिए पहले बच्चों प्रश्न नंबर 4, एक ही शब्द जब दोबारा प्रयोग होता है उसे पुनरुक्ति शब्द कहते हैं, यानी एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होना। पुनः उक्ति, पुनः मैंने दोबारा, उक्ति मैंने कहना। जैसे सुंदर सुंदर, तरह तरह, छोटे छोटे, प्यारी प्यारी, ये एक ही जैसे शब्द हैं, जब इनका प्रयोग किया जाता है तो इन्हें पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। पुनः में दोबारा, उक्त में कहना, तो एक ही शब्द को 2 बार कहना, पुनरुक्ति शब्द। सुंदर सुंदर, तरह तरह, छोटे छोटे, प्यारे प्यारे। तो आप भी इस तरह के कुछ और शब्दों को अपने पाठ में से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाता हूँ, आप मुझे उनके नाम बताएंगे। देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों, यस, चश्मा, और ये ज्योमेट्री,
और ये देखिए दिया, और ये फूल, और ये देखिए फूलदान, और ये प्लेट। तो पहले बच्चों मैंने जो आपको ये सभी ऑब्जेक्ट्स दिखाए ये सभी संज्ञा हैं, कुछ ना कुछ वस्तु हैं। इस तरह से वो शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराएं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं अपना पाठ फूलों की पौध यानी संज्ञा। देखिए इस चित्र में एक लड़की और एक माली दिखाई दे रहे हैं, उनकी आपस की बातचीत। लड़की कहती है, माली काका आप क्या लगा रहे हैं? माली काका जवाब देते हैं, कनिका बिटिया चंदन नर्सरी से कुछ पौध लाया हूँ, गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी की है। फूल खिल जाने पर इनकी सुंदरता देखते ही बनेगी। अब देखिए बच्चों, संवाद में आए नाम शब्दों की सूची बनाइए, यानी क्या क्या नाम प्रयोग किए गए हैं। लोग, माली काका जो मनुष्य है, चीज़ें, गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी, जगहें, चंदन, नर्सरी, और भाव सुंदरता। तो प्यारे बच्चों ये सभी नाम शब्द व्यक्ति, जगहें, वस्तु या भाव के नाम हैं, अतः ये सभी संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध हो। संज्ञा हमारे पास 3 तरह की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। कल्पना चावला ने भारत का नाम रोशन किया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम बताने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कल्पना चावला एक विशेष व्यक्ति का नाम है, भारत एक विशेष स्थान का नाम है। इसी तरह से रामायण, ताजमहल, राजस्थान, यमुना आदि शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। आज हमें और कल्पनाओं की जरूरत है। कल्पनाओं शब्द बहुवचन है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन कभी नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। कई लड़कियों के नाम कल्पना हो सकते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग पहचान है। वैज्ञानिक दृष्टि से कई सूर्य, कई चंद्रमा हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी व्यक्तिवाचक संज्ञा माने जाते हैं। अर्थात वो शब्द जो किसी एक निश्चित व्यक्ति या स्थान की पहचान कराए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। बच्चे टमाटर की चटनी बहुत पसंद करते हैं। किसी समूह या बहुत सी चीज़ों, प्राणियों के नाम बताने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे, टमाटर, चटनी, बकरी, कक्ष, राज्य, देश, पहाड़, फूल, फल, सब्जी, वृक्ष, पशु, पक्षी, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। टमाटर एक सब्जी का नाम है, लेकिन हर टमाटर की अलग अलग पहचान होती है, इसलिए टमाटर जातिवाचक संज्ञा है। टमाटर की किस्म का नाम होता है, यानी अलग अलग वैरायटी होती हैं इसकी भी, जैसे चेरी टमाटो,
और चेरी टमाटो भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए वे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। सब पहाड़ की ऊंचाई आश्चर्य से देखते रह गए। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि के बारे में बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। ऊंचाई पहाड़ का गुण है और आश्चर्य मन का भाव है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हुई। वो शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव इत्यादि के बारे में बताए वो शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ अन्य भाववाचक शब्द लड़कपन, अपनापन, कठोरता, गहराई, ठंडक, गर्माहट, हरियाली आदि भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही होती हैं। जैसे व्यक्तिवाचक थी वैसे ही भाववाचक होती है। बहुवचन बनाने पर ये जातिवाचक हो जाती हैं। जब भाववाचक का बहुवचन बनाया जाए तो वो जातिवाचक में बदल जाती है। जैसे बुराइयों से बचना चाहिए, बुराई भाववाचक संज्ञा है और बुराइयां जातिवाचक हैं। भाववाचक संज्ञाओं को अनुभव किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि मन के भावों को छुआ या देखा नहीं जा सकता। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जैसे सच्चाई, करुणा, क्षमा, सुख आदि। कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें दूसरे शब्दों से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं और उनकी भाववाचक संज्ञा। बच्चा भाववाचक संज्ञा बनेगी बचपन, मित्र मित्रता, योग्य योग्यता, वीर वीरता, खेलना खेल, अपना अपनापन, मम ममता, मीठा मिठास, उड़ना उड़ान, सजाना सजावट, व्यक्ति व्यक्तित्व, स्वस्थ स्वास्थ्य, पढ़ना पढ़ाई, सुंदर सुंदरता या सौंदर्य, इंसान इंसानियत, जीतना जीत, भला भलाई, गर्म गर्मी, ठंडा ठंड, लिखना लिखावट। इस तरह से हम कुछ शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबने समझा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में उदाहरण गुजरात, हिंदी, सूर्य, दिल्ली, विराट कोहली। जातिवाचक में अंगूर, गाय, तारे, किताब, कंप्यूटर। भाववाचक में सुख, लालिमा, मिठास, सुंदरता। इस तरह से प्यारे बच्चों हम संज्ञा शब्दों को पहचान सकते हैं। आज का आपका गृह कार्य है नवभारती के पेज नंबर 50 और 51 का अभ्यास करें। धन्यवाद।